हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने अपना लोन्स एंड एडवांसेस वाला पार्ट किया था। तो आज हम लोग उसका नेक्स्ट करेंगे एंड दैट इज ऑडिट ऑफ प्रोविजंस एंड कंटिंजेंट लायबिलिटीज। सो प्रोविजंस एंड कंटिंजेंट लायबिलिटीज। तो अब हमको इसका ऑडिट करना है बेटा, ठीक है सर। पहले तो ये कि प्रोविजन और कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होता है, प्रोविजन क्या है और कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या है। दूसरी चीज ये कि ये दोनों एक साथ क्यों दिया हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर देयर इज वन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एस 29 का नाम है प्रोविजंस कॉमा कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कंटिंजेंट एसेट्स। तो प्रोविजंस को सर और कंटिंजेंट लायबिलिटी को हमको एक साथ इसीलिए इन्होंने ऑडिट में रखा है। दूसरी चीज कि ये मतलब प्रोविजन तो बैलेंस शीट में आएगा और हम उसको प्रोविजन को शो करेंगे। लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी होता है, देखिए नॉन करंट, और करंट प्रोविजन भी होता है। प्रोविजन दोनों टाइप का हो सकता है। तो ये बैलेंस शीट का पार्ट है, ये रिकॉग्नाइज होगा, जबकि कंटिंजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट का पार्ट नहीं है। कंटिंजेंट लायबिलिटी हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, बल्कि हम कंटिंजेंट लायबिलिटी को केवल डिस्क्लोज करेंगे। बैलेंस शीट के नीचे जनरली उसे डिस्क्लोज किया जाता है, बट दैट डिस्क्लोजर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर कोई बड़ी अमाउंट्स है जो कि एज कंटिंजेंट लायबिलिटीज है, आज हम लायबिलिटी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, बट इन फ्यूचर दे में अराइज एज ए लायबिलिटी एंड द एंटरप्राइज हैज टू पे दोज अमाउंट्स। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीज अमाउंट्स आर properly disclosed and these provisions are properly calculated, right? तो मेरा जो मेन फोकस होगा, देखिए if I talk about the assertions, so देखिए पुरानी चीजें हैं, एग्जिस्टेंस है, उसके बाद आपका कंप्लीटनेस है, वैल्यूएशन है या राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, पहले आता है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है, वैल्यूएशन है, और बेटा प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर है। तो जो कंटिंजेंट लायबिलिटी है उसमें व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, या प्रोविजन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। तो देखिए एग्जिस्टेंस का मतलब है दे मस्ट एग्जिस्ट एज ऑन 31st मार्च, एज ऑन बैलेंस शीट डेट, ठीक है। ऑल द assertions आर देयर एंड आई विल वेरीफाई एवरी assertion। बट क्या होता है कि किसी सिचुएशन में कोई assertion का महत्व तो ज्यादा है, दूसरी में किसी दूसरी का ज्यादा है। तो यहां पे ये दो assertions हैं, ठीक। वैल्यूएशन तो सब जगह है देखिए, लेकिन यहां वैल्यूएशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि प्रोविजन क्या है। प्रोविजन सर कोई भी ऐसी अमाउंट है विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड विद एग्जैक्ट एक्यूरेसी। तो हमने उसका रीजनेबल एस्टिमेट किया हुआ है। अब जो अमाउंट ऑलरेडी एस्टिमेटेड है, जहां पे हमने पहले से एस्टिमेट कर रखा है, तो उस एस्टिमेट में गलत होने का चांस देखिए नॉर्मल अमाउंट से ज्यादा है, तो रिस्क बढ़ गया और इनहेरेंट रिस्क हाई हो गया, क्योंकि प्रोविजन है, एस्टिमेटेड है। तो जब कोई अमाउंट देखो एक्चुअल है तो वो तो है एक्चुअल, बट इफ सम अमाउंट इज एस्टिमेटेड तो एस्टिमेट में गलती होगी, इस बात का चांस ज्यादा है। तो वैल्यूएशन इनहेरेंट रिस्क हाई है। ऐसे ही कंटिंजेंट लायबिलिटीज, सर हाउ विल यू कम टू नो
that all liabilities have been disclosed and all liabilities have been shown. सर कोई भी है, कंपनी है, फर्म है, इवन कोई इंडिविजुअल है, सपोज करिए आप ही हैं और मैं आपका ऑडिट कर रहा हूं. अब मुझे क्या मालूम कि आपके ऊपर क्या क्या कंटिंजेंट लाइबिलिटीज है? भाई आपकी लाइफ में क्या चल रहा है मुझे क्या पता. ठीक, अब एक बच्चा है, अब वो किसी का रिचार्ज करवाता है, उसके पास फोन आता है, मैं रिचार्ज करा दो, वो करा देता है. मैं नहीं जानता कौन है, डिटेल्स आई डोंट नो. लेकिन सर अब एज ऑडिटर मुझे क्या पता लगेगा, एज ए टीचर मुझे क्या मालूम कि बेटा आपके जीवन में क्या क्या चल रहा है. मतलब उसी चीज को आप प्रैक्टिकली देखो, उस एग्जाम्पल पे मत जाओ कि अगर मान लो कोई कंटिजेंट लाइबिलिटी है, ठीक है, कंटिजेंट लाइबिलिटी कैसे अराइज होती है? कोई सूट फाइल हो रखा है, कोई बिल डिस्काउंट करा रखा था हमने और वो पार्टी इंसॉल्वेंट हो रही. अब जब बिल डिस्काउंट हो गया तो वो तो बुक्स के बाहर हो गया भाई. किसी ने सूट फाइल के ऑडिटर क्या सपना आ रहा है? तो मेन दो प्रॉब्लम्स हैं, एक है कंप्लीटनेस और दूसरा वैल्यूएशन. बाकी सब चीजें हैं देखिए, तो ऑल अदर एसेप्शंस आर इक्वली गुड, बट इन दो पे मैं विशेष ध्यान दूंगा. आई विल स्टेट स्पेशल प्रोसीजर, कुछ ऐसी चीजें सोचूंगा जिससे कि मैं इसको वेरीफाई कर लूँ. एनीवे, तो जब आप ऑडिट ऑफ प्रोविजंस एंड कंटिजेंट लाइबिलिटीज के बारे में लिखेंगे तो सबसे पहले देखिए जो रेफरेंस है वो AS 29 का आप यहाँ पे दे सकते हैं और इंड AS 37. हम 29 पे रहेंगे, इंड AS वाले नहीं है हम लोग, तो सी एंटर वाले हैं. तो जो प्रोविजन है वो क्या है? तो देखिए प्रोविजन का मतलब है जहां पे रीजनेबल अमाउंट ऑफ एस्टिमेशन है और प्रोविजन इज ए लाइबिलिटी. सर एज पर AS 29 प्रोविजन is a liability which involves substantial amount या degree of estimation. सर इसमें सबस्टेंशियल एस्टिमेशन है और हम इसको एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, राइट. तो अगर और स्पेसिफिक होए तो उन्होंने कहा देखिए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स. ठीक है, इट इज ए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स एंड इट इज प्रोबेबल. प्रोबेबल का मतलब है कि उसकी संभावना, उसके होने की संभावना उसके ना होने से ज्यादा है. ठीक है, मोर लाइकली देन नॉट. तो इट इज प्रोबेबल दैट इकोनॉमिक आउटफ्लो विल टेक प्लेस. हिंदी में ये संभावना है, इस बात की पूरी संभावना है कि हमको पैसा देना पड़ेगा और it can be measured. It can be measured. हम उसका मेजरमेंट कर सकते हैं और मेजरमेंट हो सकता है, ठीक है, रिलायबल एस्टिमेट होगा लेकिन इट मस्ट बी रिलायबल. तो हमको उसको एस्टिमेट करके प्रोवाइड करना है. वेल, तो व्हाट इज ए प्रोविजन? सर प्रोविजन इज एन amount, a liability which is provided in the books of account and the amount is ascertained after substantial degree of estimation. substantial मतलब अच्छा खासा, तो उसमें substantial estimation है. it arises from past events. we have a present obligation. present obligation means we are obliged to pay, we have liability to pay. तो present obligation arising from past events. फ्यूचर इकोनॉमिक आउटफ्लो होगा. इकोनॉमिक आउटफ्लो मीन्स वी हैव टू मेक द पेमेंट, वी हैव टू पे समथिंग, इकोनॉमिक आउटफ्लो, एंड दैट विल हैपन. इट इज प्रोबेबल. प्रोबेबल मीन्स मोर लाइकली देन नॉट. एंड थर्ड इज इट कैन बी रिलायबली एस्टिमेटेड.
मतलब एस्टिमेशन इज पॉसिबल. तो इफ दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड तो इट इज ए प्रोविजन, एंड इफ इट इज ए प्रोविजन इट शुड बी प्रोवाइडेड फॉर. उसका प्रोविजन बनना चाहिए. ठीक है. एग्जाम्पल्स हो सकते हैं सर, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट्स. तो ऐसी बहुत सारी ग्रेच्युटी और ऐसी चीजें हैं जिसका प्रोविजन हमें करना पड़ेगा. और देखो अब टैक्स है तो पास्ट इवेंट यू अर्न द प्रॉफिट, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन यू हैव टू पे, पैसा भी देना पड़ेगा, एस्टिमेट भी हो सकता है. ग्रेच्युटी है तो ग्रेच्युटी इज ए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी. ठीक है, जब एम्प्लॉय रिटायर होगा उस वक्त ग्रेच्युटी दी जाएगी. नाउ एम्प्लॉयज आर वर्किंग, अभी हमारे पास 1000 एम्प्लॉयज हैं. ग्रेच्युटी कब देनी है? जब वो रिटायर होंगे. और उस समय भी नियम क्या है? 15 days सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस. जितने साल की सर्विस होगी फॉर एवरी ईयर 15 days का सैलरी उस वक्त देना है, आज नहीं देना है. तो लेकिन क्या है कि वी कैन एस्टिमेट, बिकॉज एक्रूअल इज द मेथड ऑफ अकाउंटिंग. तो वी शुड एस्टिमेट एवरी ईयर एंड मेक ए प्रोविजन. तो उसका प्रोविजन हमें करना चाहिए. ओके देखो एस्टिमेट हो सकता है सर पास्ट इवेंट है, क्योंकि एक साल की सर्विस तो हो ही गई, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी. ऑब्लिगेशन भी है, पैसा भी देना पड़ेगा, और एस्टिमेशन कॉम्प्लिकेटेड जरूर है बट करना पड़ेगा. तो ये प्रोविजंस है. कंटिंजेंट लाइबिलिटीज क्या है सर? कंटिंजेंट लाइबिलिटी में हमारा एक तो ये कि पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, और पॉसिबल ऑब्लिगेशन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन के स्थान पे वी आर सेइंग पॉसिबल ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स. तो इसमें देखिए 2 पॉइंट्स हैं. पहला पॉइंट है इट इज ए पॉसिबल ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स. ठीक, existence of which can be ascertained only after happening or non-happening of certain फ्यूचर इवेंट्स. मतलब कि ऐसी घटनाएं, ऐसी चीजें जो कि हो तो चुकी हैं लेकिन उसका ये नहीं पता कि रिजल्ट क्या होगा. अल्टीमेट आउटकम इज डिपेंडेंट ऑन फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट. सपोज करिए कोई एक्सीडेंट हो गया, फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो गया, अब एम्प्लॉय को चोट लग गई, वो हॉस्पिटलाइज हुआ, काफी टाइम वहां एडमिट रहा. अब उसने हॉस्पिटल का जो उसका एक्सपेंडिचर था वो भी कंपनी ने दिया. अब वो और कंपनसेशन मांग रहा है. कंपनी ने उस पीरियड की सैलरी भी दी, उसका हॉस्पिटल का एक्सपेंस भी दिया, और जब वो ठीक हो गया तो वापस जॉब पे भी रख लिया, लेकिन वो और कंपनसेशन मांग रहा है. इस बात के लिए सूट फाइल हो गया. अब पास्ट इवेंट एक्सीडेंट हो चुका है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन है. नाउ आई डोंट नो कि देना है ये पैसा या नहीं देना है, वो तो मांग रहा है. अब सूट फाइल हुआ है तो कोर्ट विल डिसाइड. तो अल्टीमेट आउटकम इज डिपेंडिंग ऑन फ्यूचर इवेंट, दैट इज डिसीजन ऑफ द कोर्ट. सर इवेंट तो हो चुकी है, पास्ट इवेंट है एक्सीडेंट, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है, क्योंकि आज पैसा देने की कोई लाइबिलिटी नहीं है मेरी. दैट विल डिपेंड ऑन द डिसीजन ऑफ द कोर्ट, सो इट विल बी ट्रीटेड एज कंटिंजेंट लाइबिलिटी. तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी में एक तो हो गई पॉसिबल, दूसरा है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन. प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ठीक, अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स. तो आप कहो कि अरे सर
ये तो प्रोविजन हो गया। नो सर, क्योंकि मैं इसमें पॉइंट नंबर 1 और 2 ये दोनों पॉइंट्स को हटा दूंगा। इट इज प्रोबेबल की जगह क्या लिख दूंगा? इट इज नॉट प्रोबेबल दैट इकोनॉमिक आउटफ्लो विल टेक प्लेस। मतलब हमको ये लग रहा है कि पैसा नहीं देना पड़ेगा, हम बच जाएंगे, तो वो कंटिंजेंसी होगी। इन दैट केस यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेक ए प्रोविजन, रादर यू शुड मेक ए डिस्क्लोजर। इसका डिस्क्लोजर करना कंटिंजेंट लायबिलिटी का, प्रोविजन का प्रोविजन बनाना, और या फिर इट कैन नॉट बी मेजर्ड विद रीजनेबल सर्टेनिटी। सर उसका रीजनेबल सर्टेनिटी नहीं हो पा रहा है, माने एस्टिमेशन नहीं हो पा रहा है। तो अगर एस्टिमेशन नहीं हो पा रहा है तो इट इज ए, सर क्या करें, प्रोविजन नहीं है, फिर कंटिंजेंट लायबिलिटी, इट इज ए कंटिंजेंट लायबिलिटी। या प्रोबेबिलिटी कम है कि पेमेंट करना पड़ेगा, तो भी ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है। और या फिर ऑब्लिगेशन ही पॉसिबल है, अभी यही नहीं मालूम कि ऑब्लिगेशन है भी या नहीं। सो देयर इज ह्यूज डिफरेंस इन प्रोविजन एंड कंटिंजेंट लायबिलिटीज। दीज टू डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए बच्चों, कभी भी आपको एग्जाम में लिखनी पड़ सकती है, अकाउंटिंग के पेपर में भी काम आएगी, ऑडिट में भी काम आएगी। अब क्या करना है मेरे को, तो मेरे को ये डेफिनेशन हो गई सर, अब मेरे को इसका ऑडिट करना है। असर्शंस मैं आपको बता चुका, सेम है, बार बार रिपीट करने से कोई लाभ नहीं है। सो नाउ हाउ टू कंडक्ट द ऑडिट। तो ऑडिट प्रोसीजर्स, अब देखिए जो आप लोगों की बुक में जिस तरीके से है उसी तरीके से चल रहे हैं, और ये भी स्टडी मॉड्यूल बेस्ड है। तो स्टडी मॉड्यूल बेस्ड ही इंस्टीट्यूट थोड़ा कहता है, रेकमेंड करता है, और लोगों का भी यही कहना है कि अगर आप स्टडी मॉड्यूल बेस्ड आंसर लिखते हो तो यू गेट गुड मार्क्स। तो उसी चीज़ को हम लोग आगे चलाएंगे। सो व्हाट आर द ऑडिट प्रोसीजर्स। तो देखिए ऑडिट प्रोसीजर्स में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले कंप्लीटनेस। मैंने भी आपसे डिस्कस किया था कि भाई हमको कैसे पता लगेगा कि सारा प्रोविज़न बना दिया गया है और जो भी कंटिंजेंट लायबिलिटीज हैं वो सारी डिस्क्लोज कर दी गई हैं। तो देखिए कंप्लीटनेस में हम क्या चीज चेक करेंगे, कैसे चेक करोगे तो यहाँ पे मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, आपको स्पेसिफिकली बेटा इस पॉइंट को डिस्कस करना पड़ेगा कि ऑडिटर शुड ऑब्टेन अ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। Auditor should obtain written management representation. Management से लिखवा के लेंगे that all the contingent liabilities have been disclosed. There is no contingent liability which have not been disclosed. And the amount, the management has estimated the amounts to its best estimate. तो मैनेजमेंट से लिखवा के ले लिया हमने, ठीक है। सर क्या हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट हो गई? नहीं, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन को हमें हमेशा कोरोबोरेट करना है, हमको उसको और चेक करना है कि जो बातें उन्होंने मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन में लिखी हैं वो ठीक है या नहीं है। उसके अगेंस्ट में तो कोई एविडेंस अवेलेबल नहीं है, लिखवा के लेना भी बहुत जरूरी है, ठीक। अब देखिए आप एक शेड्यूल ऑब्टेन करिए, ऑब्टेन ए लिस्ट या शेड्यूल ऑफ ऑल प्रोविजंस एंड कंटिंजेंट लायबिलिटीज, ठीक है। मैनेजमेंट से एक लिस्ट ले लीजिए कि भैया बना के दो कौन कौन सा प्रोविजन है, कौन कौन सी कंटिंजेंट लायबिलिटी। अब आप उसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से चेक करिए। सर मैं बताता हूं, देखिए जैसे एम्प्लॉय बेनिफिट्स है, तो एम्प्लॉय बेनिफिट्स में आपको उसकी
वर्किंग कैलकुलेशंस चेक कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि कंप्लीट है, ऑल द एम्प्लॉइज हैव बीन कंसीडर्ड, लीगल प्रोविजंस के अनुसार उसको कैलकुलेट किया गया है, ठीक से कैलकुलेट किया है कानूनी तौर से, और आप उसको सर एम्प्लॉय बेनिफिट्स जो एग्रीमेंट विद एम्प्लॉइज है उसको भी मैं चेक कर सकता हूं। ऐसे ही टैक्स का प्रोविजन है, तो टैक्स का प्रोविजन में मैं क्या प्रोसीजर लगा सकता हूं, मैं उसको कैलकुलेट कर सकता हूं, कितना प्रॉफिट है, क्या चीज अलाउ होगी, डिसअलाउ होगी, तो मैं अपना कैलकुलेशंस खुद कर सकता हूं। ठीक, इसके अलावा अगर देखिए जैसे कोई कंटिजेंट लायबिलिटी में कोर्ट केसेस हैं तो उसमें आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस होगी, कॉरेस्पॉन्डेंस मिलेगी विद लॉयर, और हम लॉयर से भी रिटिन ओपिनियन ले सकते हैं, सर उसकी राय में कितनी अमाउंट आएगी, क्या लगता है, तो उसका एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जा सकता है। तो दीज आर सम एविडेंसेस विच आर जनरली अवेलेबल टू अस। ठीक है, अभी आप वर्किंग्स को चेक करो, फोर्थ पॉइंट है, तो जो वर्किंग है आप उसको चेक करो, कंप्लीट है, एक्यूरेट है, डाटा ठीक है, तो ये चीजें हम लोग देख सकते हैं। सर वर्किंग पेपर्स जो जिससे कैलकुलेशंस किया होगा ना, उस सारी कैलकुलेशंस को देख सकते हैं। मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग, तो जो मिनट्स है बोर्ड मीटिंग है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, तो उसमें उस पर डिस्कशंस हुए हैं और वो सब चीजें मिनट्स में लिखी हुई, कार्यवाही पूरी लिखी जाती है मिनट बुक में, तो उस मिनट बुक को देखा जा सकता है। ठीक है सर, कोई ग्रांट है, ग्रांट रिसीव्ड हुआ है, तो उसकी टर्म्स क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो टर्म्स फॉलो ना हो और हमें पैसा वापस करना पड़ जाए, तो ये भी एक कंटिजेंट लायबिलिटी आ सकती है, इस प्रकार की हो सकती है। और बाद में हम डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एज पर AS 29 और शेड्यूल 3 का हवाला दे सकते, रेफरेंस दे सकते कि ये भी चेक करनी चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि हम एज ऑडिट प्रोसीजर यूज कर सकते हैं और कंटिजेंट लायबिलिटीज को, प्रोविजन को इस प्रकार से देख सकते हैं। ठीक, उसकी कैलकुलेशंस पे विशेष ध्यान देना है बच्चों, वर्किंग नोट्स पे मैनेजमेंट से मांगना है, कंप्लीट हो, ऐसा ना हो कि 1000 एम्प्लॉइज हैं, प्रोविजन 600 पे बना रखा है। ठीक, पॉसिबल है सर, उसका उन्होंने पूरा पीरियड कंसीडर नहीं किया, पिछले कितने साल हो गए, मतलब उसकी कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, वैलिडिटी, रिकॉर्ड्स की हमको चेक करनी पड़ेगी। आप इसमें और चीजें भी देखिए ऐड कर सकते हो, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि ये आंसर्स रिजिड नहीं है, आप इसमें और चीजें कैसे ऐड कर सकते हो। अब जैसे AS 29 है, तो इफ यू रिमेंबर सम प्रोविजंस ऑफ AS 29, ठीक है, तो आप उसको भी देख सकते हो। कैसे लिखोगे, द ऑडिटर विल चेक दिस थिंग, जो वहां पे प्रोविजन है कि ऐसा होना चाहिए। सर आपके मन में कुछ और आ रहा है और आपको लगता है कि यस रीजनेबल है, तो आप वो बात भी लिख सकते हो, जैसे अब यह नहीं है, लेकिन आप देखो कंटिजेंट लायबिलिटीज है, तो जो सब्सीक्वेंट पीरियड है उसमें भी डेवलपमेंट्स हुए होंगे। आप 31 मार्च को ऑडिट कर रहे हो, लेकिन ऑडिट हो रहा है 2 महीने के बाद, तो उस 2 महीने में हो सकता है जैसे कोर्ट केस था तो कोर्ट का डिसीजन ही आ गया हो, ठीक, तो वी कैन कंसिडर दोज ऑडिट एविडेंस। तो ऑडिटर शुड ऑल्सो ट्रेस दोज इवेंट्स in subsequent period, that is post balance sheet but up to the date of audit report, and if we get some further audit evidence, so that will help to determine the amount and disclosure। तो ऐसी और भी चीजें आपको मिल सकते हैं। चलिए अब देखिए इसी में डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, देखो भैया
डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो शेड्यूल 3 है, और इस तरीके से शेड्यूल 3 भी हमारा पार्ट टू पार्ट कंप्लीट होता जा रहा है. दैट शेड्यूल 3 इज रेलिवेंट इन पेपर 1 अकाउंटिंग, पेपर 5 एडवांस्ड अकाउंटिंग, पेपर 6 ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस. तो उस पार्ट को बहुत ध्यान से, इसलिए मैं भी आपको नोट करवा देता हूँ और आपको भी देखना चाहिए, क्योंकि अकाउंट्स में भी वो काम आएगा, एडवांस अकाउंटिंग में भी आएगा, और कल को जब आप ऑडिट करोगे, ऑफिस जाओगे, तो वहाँ पे भी आपको वो डिस्क्लोजर बैलेंस शीट्स में देखने को मिलेगा, खुद भी करना पड़ेगा. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल फॉर एग्जाम, फॉर प्रैक्टिकलिटी, ऑल द एस्पेक्ट्स. चलिए, तो देखिए जो प्रोविजंस हैं उसका डिस्क्लोजर तो बहुत आसान है भैया. नॉन करंट प्रोविजंस भी होते हैं, ठीक है. तो नॉन करंट प्रोविजंस में आपको सिर्फ एम्प्लॉय बेनिफिट्स बताने, जो लॉन्ग टर्म है बेटा, जैसे ग्रेच्युटी की बात कर रहा था मैं, तो जनरली रिटायरमेंट पे दी जाएगी. अब एम्प्लॉय अभी उसकी सर्विस 10 साल हुई है, रिटायरमेंट और सपोज 20 साल के बाद है, 20 ईयर्स आफ्टर है, तो 20 साल आगे का प्रोविजन है वो, तो इट इज ए नॉन करंट प्रोविजन. तो एम्प्लॉय बेनिफिट्स को हम लोग अलग बताएंगे, और अदर्स, ठीक. अदर्स में देखिए, जब कभी भी हम अदर्स बताते हैं तो बेटा उसका नेचर भी बताना होता है. ऐसे ही आपका आता है करंट प्रोविजंस. करंट प्रोविजंस में क्या होगा, इसमें भी यही दो हैं, और पहला आपका एम्प्लॉय बेनिफिट्स बताने हैं, और दूसरा आपको अदर्स बताना है. अगर कोई और है तो, और कहने की बात नहीं है, उसका मेरे को नेचर भी बताना होगा, स्पेसिफाइंग नेचर. ठीक, कोई दिक्कत नहीं. अब कंटिंजेंट लायबिलिटीज का जो डिस्क्लोजर है उसको आप देखिए, थोड़ा सा उसमें है. और कंटिंजेंट लायबिलिटी, सर पहली चीज ये कि ये बैलेंस शीट का पार्ट नहीं है, तो इट इज जस्ट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, और क्लासिफिकेशन ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटीज है. क्लासिफिकेशन ऑफ, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कंटिंजेंट लायबिलिटीज, ठीक है. तो इसमें मेरे को सबसे पहले बताना है क्लेम्स अगेंस्ट द फर्म, कंपनी, नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट. मतलब कोई हमसे पैसे मांग रहा है, लेकिन हम उसको एज डेट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं. इनकम टैक्स वालों ने कोई पुरानी डिमांड निकाल दी, कोई भी गलती निकाल के, कमी निकाल के पैसे मांग रहे हैं. हम कह रहे हैं भाई ये लीगल नहीं है, लड़ाई हो रही है, मुकदमा चल रहा है, ठीक है. तो ये क्या है, दिस इज ए क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट, तो ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है बच्चों. दूसरा गारंटीज, अगर हमने किसी की गारंटीज ली हुई है तो दैट इज ऑल्सो ए कंटिंजेंट लायबिलिटी. और तीसरा है अदर मनी फॉर विच कंपनी इज कंटिंजेंटली लायबल. अगर कोई और अमाउंट्स हैं जिसके लिए हम कंटिंजेंटली लायबल हैं, तो हमको वो भी बतलानी होंगी, वो भी डिस्क्लोज करनी होंगी. तो ये क्लासिफिकेशन है. ये है क्लेम्स जो हम नहीं दे रहे, गारंटीज, और कोई और अमाउंट्स, अदर अमाउंट्स. अब देखिए दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ कमिटमेंट्स. क्लासिफिकेशन ऑफ कमिटमेंट्स. नाउ कमिटमेंट्स क्या है सर? कमिटमेंट्स का मतलब है कि जहां पे हमने कोई कमिटमेंट्स किए हुए हैं, और सर जैसे कैपिटल कमिटमेंट्स. सर कैपिटल कमिटमेंट्स क्या होते हैं मैं बताता हूं. जैसे सपोज एक हमारा कॉन्ट्रैक्ट है और हम एक बिल्डिंग बनवा रहे हैं,
टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 10 करोड़ है, बैलेंस शीट डेट तक कॉन्ट्रैक्टर बना रहा है, 10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, उसने जो बिल्डिंग बनाई है वो भी इनकम्प्लीट है, और यहां तक की जो बिलिंग करी है वो 4 करोड़ की कर रखी है, और सपोज 3.5 करोड़ वी हैव ऑलरेडी पेड। तो देखिए जो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है वो तो मैं कैपिटल WIP बैलेंस शीट में दिखाऊंगा 4 करोड़, 4 ही करोड़ तो बनाई है भैया। 50 लाख रुपीज में लाइबिलिटीज में दिखाऊंगा, करंट लाइबिलिटी है मेरे को देने हैं पैसे, 4 करोड़ का काम कर लिया, 3.5 दिया है मैंने, और बचा हुआ 6 करोड़ जो कि वो बिल्डिंग बनाएगा और मैं पैसा दूंगा, तो इट इज जस्ट लाइक ए कंटिजेंट लाइबिलिटी। ये भी तो कंटिजेंटली पैसा देना है मेरे को, वो बनाएगा, काम पूरा करेगा, देना है, कमिटमेंट तो किया हुआ है ना मैंने। तो कंटिजेंट लाइबिलिटी में कमिटमेंट में आता है पहला कैपिटल कमिटमेंट्स, एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल कमिटमेंट्स कहलाते हैं ये सर। ऐसे ही कमिटमेंट्स में दूसरा दे रखा है, देखिए अनकॉल्ड अमाउंट ऑन शेयर्स, अनकॉल्ड अमाउंट ऑन शेयर्स, ठीक है। अब सर आपको कि ये क्या है सर, देखो भाई मान लो हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, हमने शेयर खरीदे हुए, ये शेयर कैपिटल वाले नहीं है, ये करंट एसेट वाले हैं, नॉन करंट वाले भी हो सकते, इन्वेस्टमेंट है। सपोज हमने एक कंपनी के 1 करोड़ शेयर खरीदे 10 रुपीज ईच और मान लो पार पे इशू है, लेकिन अभी कॉल्ड अप पेड अप 6 रुपीज है, तो 6 करोड़ आई हैव पेड। अब वो 6 करोड़ तो मैं इन्वेस्टमेंट में दिखाऊंगा, और 4 करोड़ का मेरा लाइबिलिटी है, वो कभी भी कॉल करेंगे मुझे पैसा देना पड़ेगा, तो इट इज जस्ट लाइक ए कमिटमेंट। और एक बार कमिटमेंट कर दिया तो डिस्क्लोजर तो करना पड़ेगा ना उसका, इट इज जस्ट लाइक ए कंटिजेंट लाइबिलिटी, तो मुझे इसको भी डिस्क्लोज करना होगा। और तीसरा देखिए अदर कमिटमेंट्स, अदर में यू नो स्पेसिफाइंग नेचर, जो भी है उसका नेचर बताना पड़ेगा, व्हाट काइंड ऑफ कमिटमेंट इज इट, फाइन। So this is our disclosure requirement as per Schedule 3 for provisions and for contingent liabilities. Okay. उसके बाद देखिए बुक में डिस्क्लोजर एज पर इंड एस दे रखा है, तो आई थिंक ये पार्ट करने का हमको जरूरत नहीं है क्योंकि इंड एस हमारे कोर्स में नहीं। ओके, सो दिस इज ओवर प्रोविजंस एंड कंटिजेंट लायबिलिटीज। थैंक यू।